lecture, we started with the subtopic of classification, and I gave you this reason, I gave you this example of how when you are having a very huge data with you, it's always better that you classify it depending on certain similarities and certain differences. फिर क्या हो जाएगा, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है. इट सेव्स टाइम ऑल्सो एंड इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो. मैंने आपको हमारे घर के ग्रॉसरीज का एग्जांपल दिया. मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया कि सपोज आई एम विजिटिंग योर स्कूल, और उस स्कूल का हमें इन जनरल द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा अगर हमको इन्फरेंस निकालना है तो उसके लिए हाउ क्लासिफिकेशन कैन हेल्प, ये हमने पिछली बार बात की. मूविंग अहेड, technically what has been done is this classification, as I told you that it has been done depending on certain similarities and differences. So this method of classification in biology, it is with respect to relations between organisms, relationship between organisms depending on similarities of their physical trait, as well as depending on the similarities with respect to their ancestry, with respect to their evolution. जो ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के टाइम पे कुछ कॉमन एंसेस्टर्स से रिलेटेड थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स नेचुरली एक कॉमन ग्रुप में आएंगे. ऑर्गेनिजम्स आर शोइंग कॉमन कैरेक्टर्स as well as common ancestry, they will come under similar groups. समझ गए आप? जैसा हम एक बात कर सकते हैं कि कैटल्स है, your cows are there, buffaloes are there, lions and tigers are there, humans are there. आप देखिए ये तीनों कितने अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका कोई कैरेक्टर सिमिलर अगर हमको बात करना है, one thing we can very well point it out that all these three different groups, differences काफी सारे, लेकिन similarity की हमने बात करें, all the three they are mammals. सही है ना? ओके, तो ऑटोमेटिकली इनके डिफरेंसेस की वजह से ये कुछ कॉमन या डिफरेंट ग्रुप्स में रखे जाएंगे, लेकिन वो सभी ग्रुप्स अल्टीमेटली कहीं तो भी कॉमन लिंकेज अगर उनको कहीं होगा तो दैट विल बी दैट ऑल दीज थ्री ग्रुप्स दे बिलोंग टू the group of mammals. आगे जाके आप देखेंगे उसको मैमेलिया ऐसा भी कहते हैं. एनिमल किंगडम जब हम शुरू करेंगे there we can talk about it. So how you see what I'm trying to tell you, how similarities and differences, how they play an important role while defining any organism. Classification में आप जब किसी organism को classify कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते टाइम there is a rule, there is a method, there is a specific flow to it. Okay, ये flow कैसा रहता है? देखिए, till standard 10th आपको लैंग्वेज के जो पेपर रहते थे, इंग्लिश होगा, मराठी होगा, हिंदी होगा, whatever languages you were having during your school times, तो उसमें हमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहता था, what was called as कहानी लेखन, लेटर राइटिंग. और लेटर राइटिंग के लास्ट में वो एक लिफाफा ड्रॉ करने को कहते थे विद द पोस्टल एड्रेस ऑफ द वन हु इज सेंडिंग एंड द वन हु विल रिसीव द लेटर. तो आप जब कहीं पे किसी प्रकार का एड्रेस मेंशन करें, आप आपके घर का एड्रेस अगर कहीं पे मेंशन करें, यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑन Amazon, you have ordered something on Flipkart, some material is coming to your home, नेचुरली आप वहाँ पे भी जब एड्रेस डालते हैं, आप देखिए उसको एक स्पेसिफिक फ्लो रहता है, एक स्पेसिफिक रिदम रहता है उसको. आप क्या करेंगे? आप पहले तो आपका नाम डालेंगे, सही है? ओके, उसके बाद आपका प्लॉट नंबर, नहीं तो आपका फ्लैट नंबर, आपके बंगलो का नाम, नहीं तो आपकी बिल्डिंग या सोसाइटी का नाम. उसके बाद आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप उस कॉलोनी का नाम डालेंगे. वो कॉलोनी का नाम डालने के बाद आप कोई तो भी एक स्पेसिफिक लैंडमार्क का नाम डालेंगे. ये पेट्रोल पंप के सामने, ये ऐसे दुकान के नज़दीक,
ये ऐसा मंदिर है, ये ऐसा रिलीजियस प्लेस है, उससे नजदीक ये ऐसा हॉस्पिटल है, उसके पीछे लैंडमार्क्स। उसके बाद फिर आप probably then you will talk about your city and then you will give your pin code. फ्लो देखिए आप, ओके, और ये फिक्स्ड फ्लो रहता है। आप मुझे बताइए कि सपोज मेरा कोई पार्सल है, मैंने आपको दे दिया कि बाबा इतना प्रोडक्ट डिलीवर कर दो, ये ऐसा ऐसा, उस पर मैंने एड्रेस लिख के रखा है, आप उसको डिलीवर कर दो। अभी आप एड्रेस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको जो दिया है, एड्रेस में क्या दिया हुआ है कि it has to be delivered somewhere in the area of प्रताप नगर। अभी सबसे पहला नाम मैंने प्रताप नगर लिखा है। अभी प्रताप नगर तो बहुत बड़ा है, तो आप सोचते हैं कि चलो आगे शायद बिल्डिंग का नाम होगा प्रताप नगर में एग्जैक्टली किधर, लैंडमार्क लिखा होगा एग्जैक्टली किधर। तो प्रताप नगर के बाद फिर मैं लिखता हूँ कि ये मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है, सुनील नाम का मेरा दोस्त है, तो आगे मैंने सुनील का नाम लिख दिया। मैं देखिए मैं वो सीक्वेंस तोड़ रहा हूँ। मैंने पहले मेरे दोस्त का नाम डालना चाहिए था जहाँ पे ये पार्सल डिलीवर होना चाहिए, मैंने वैसा नहीं किया। मैंने पहले वो कॉलोनी का नाम डाल दिया, फिर मैं वो बंदे का नाम डाल रहा हूँ, फिर मैं कोई तो भी लैंडमार्क डाल रहा हूँ, फिर बीच में ही मैं पिन कोड डाल रहा हूँ, फिर मैं नागपुर डाल रहा हूँ, फिर मैं उसका प्लॉट नंबर डाल रहा हूँ, फिर मैं उसका बंगलो नंबर या फ्लैट नंबर डाल रहा हूँ या बिल्डिंग का नाम डाल रहा हूँ। ये अगर ऐसा मैंने एड्रेस लिखा, it will be difficult and irritating for you to exactly make that picture कि अरे exactly ये पार्सल डिलीवर कहाँ करना है। सेम वे जब किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और हम यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, when any organism has to be biologically classified, उसका भी एक स्पेसिफिक तंत्र रहता है, एक स्पेसिफिक टेक्निक रहता है, एक स्पेसिफिक फ्लो रहता है। आप या मैं उस फ्लो को तोड़ नहीं सकते। इट इज अ रूल एंड इट मस्ट बी फॉलो। आपको पता है, यू नो दो स्टेप्स एक्चुअली। एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज बीन क्लासिफाइड, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज किंगडम। ओके, मुझे आज एक नया बात ऐसा ऐड करना है कि आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट्स गुड थिंग। और शायद ऐसा भी होगा कि कुछ बातें अगर इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, तो आप शायद कुछ लेक्चर्स बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, बार बार उनको रीरन कर रहे होंगे, दैट्स अ गुड थिंग। बट आई पर्सनली फील दैट इफ यू वांट टू रियली get into proper learning, मैं आपको तो यही सजेशन दूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि you should have a book in front of you, okay, a notebook I'm talking about, a register, a notebook, ताकि आपको जो भी important चीज लगे यहाँ पे, जैसा अभी ये जो flow देने वाला हूँ मैं, मुझे तो लगता है कि ये काफी important है। तो आप ऐसा 3-4 बार अगर ये लिंक देखेंगे, अगर ये वीडियो देखेंगे, तो धीरे धीरे नो डाउट आपको ये फ्लो ध्यान में आ जाएगा। लेकिन कीप दिस इन माइंड, द ब्रेन रजिस्टर्स एनी मटेरियल मच बेटर इफ इट हैज बीन रिटन डाउन बाय योर हैंड्स। समझ रहे हैं? ओके, या तो उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, लाउडली रिपीट करना चाहिए, प्लस दूसरी बात ऐसा कि उसको 1-2 बार खुद के हाथ से यू शुड राइट इट डाउन, यानी फिर इट गेट्स वेरी वेल imprinted in the memory inside your brain. You can start trying these things. Physics और chemistry का शायद ये शुरू भी हो गया होगा, but I'll request that even with respect to biology, whatever important things that you find while listening to the lecture, probably you should just scribble it down. Rough notes ध्यान में रखिए, इनको running notes कहते हैं। ये बहुत नीट एंड टाइडी वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्विक रिविजन के लिए, क्विक लुक के लिए ये बहुत उपयोगी रहते हैं, यूजफुल। कमिंग बैक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप जो है, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को आप जब क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला ग्रुप जो है जिसमें आप उसको रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। नाउ दिस इज अ वर्ड दैट यू नो ऑलरेडी। मुझे लगता है स्टैंडर्ड 9th-10th में कहीं ना कहीं आपने ये रीड किया है कि करंटली in the
द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस हम क्या करें, वी आर यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जस्ट टू रिकॉल हमने 9th 10th में क्या पढ़ा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसमें सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा। सुना है आपने नाम, आपको शायद अभी याद नहीं आ रहा होगा मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, बट ठीक है, दैट डजंट मैटर, एटलीस्ट यू शुड नो देयर इज वन किंगडम कॉल्ड एज मोनेरा, फॉलोड बाय प्रोटिस्टा, फॉलोड बाय फंजाई, then kingdom plantae and finally kingdom animalia। 5 इंपॉर्टेंट किंगडम हमें पता है, और इस दुनिया में मिलने वाले लगभग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट, इस दुनिया में मिलने वाले लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें इन 5 किंगडम्स में उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी करके उनको इनमें ऐड किया है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बीइंग एडेड इनटू योर प्लांट्स, ओके, उनका एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर देखकर एंड देयर कैपेसिटी टू सिंथेसिस फूड यूजिंग सनलाइट, देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज दिस एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से दे हैव बीन एडेड इनटू किंगडम प्लांटी। ओके, तो ये बहुत ब्रॉड हो गया, देखिए, यानी ये इतना ब्रॉड ग्रुप हो गया कि इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गए, कैक्टस भी आ गया, कडूनिम भी आ गया, नींबू भी आ गया, एप्पल भी आ गया, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। हम धीरे धीरे नैरो डाउन, ये कैसा हो गया, आप जब पता लिख रहे हैं, आप एड्रेस लिख रहे हैं, किंगडम यानी इट्स लाइक राइटिंग द नेम ऑफ द सिटी, मार्को, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, ध्यान में रखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन बट इट्स अ वेरी वेग डिस्क्रिप्शन। हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हमारा डिस्क्रिप्शन ये और एक्यूट और एक्यूरेट और सटीक होते जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको हम डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, किंगडम के बाद अगला स्टेप जो है किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, किंगडम के बाद आता है फाइलम। पता है आपको ये नाम, आपने पहली बार नहीं सुना है इसको। ऑफ कोर्स फाइलम के बारे में आपको एक बात ये पता रहनी चाहिए कि फाइलम आप यूज करते हैं सिर्फ एनिमल्स के, समझ रहे हैं? ओके, जैसा प्लांट्स के लिए फाइलम यूज नहीं किया जाता, प्लांट्स के लिए वो 5 किंगडम जो है उसमें बाकी किंगडम्स के लिए आप शायद फाइलम ये वर्ड यूज करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर फाइलम कभी नहीं आता, प्लांट किंगडम के अंदर हमेशा डिवीजन आता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, इफ यू वांट मैं थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करके रखता हूँ कि दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, समझ गए आप? ओके, we started with kingdom followed by phylum, that is followed by class, order, family, genus and species। समझ गया? ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिस्क्राइब किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते टाइम आप धीरे 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 उसको इस प्रकार से आप उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इट्स इजी, कीप दिस इन माइंड, जस्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप द सीक्वेंस इन माइंड। आप इस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। We don't have that luxury, we don't have that right to play with or scramble with the given flow। इसमें of course यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, जैसा क्लास में सुपर क्लास रहता है,
फैमिलीज में सब फैमिलीज रहती है, स्पीशीज में सब स्पीशीज रहती है। ये ऐसी बातें भी होती है, ऊपर नीचे थोड़ा 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 और छोटे 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 उसमें क्राइटेरियाज और कैटेगरीज है। लेकिन करंटली हमारा मेन मकसद वो नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बायोलॉजी में, वो किस ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को कहा जाता है उस सीक्वेंस को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की ये वर्ड आपने कभी सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। हायरार्की का मतलब कैसा रहता है कि इट इज इन द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंस, उसे हायरार्की कहते हैं। यानी सबसे नीचे वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसा बात नहीं है, एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, और फिर धीरे 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 जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई स्कूल होगा, कोई कॉलेज होगा, उस स्कूल या कॉलेज में हायरार्की कैसे रहता है, नंबर 1 पे मेन बॉस कौन रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं। उसके बाद हायरार्की में उस चेन में दूसरा इंसान कौन रहता है, वाइस प्रिंसिपल्स रहते हैं, या अगर हम स्कूल की बात करें तो हेड मास्टर्स रहते हैं, बराबर है ना। ओके, उसके बाद फिर टीचर्स में से अगर कोई सबसे सीनियर वगैरह होगा वो होंगे, उसके बाद फिर टीचर्स आएंगे, उसमें भी हायर सेकेंडरी के टीचर्स पहले आएंगे, प्राइमरी के टीचर्स उसके बाद आएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे हायरार्की कहते हैं। अभी इसमें हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबसे लोअर रंग का जो उसका कुछ मूल्य नहीं है, उसका कुछ उपयोग नहीं, वैसा नहीं। एवरीवन इज हैविंग हिज एंड हर ओन इंपॉर्टेंस इन दैट चेन, इन दैट सीक्वेंस। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, उस हिसाब से हम हायर टू लोअर ऐसा जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की। समझिए, जैसा इंडिया में सी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक्चुअली all the decisions are being taken up by the prime minister and his or her cabinet. Okay? लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आप अगर हायरार्की देखेंगे तो नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, नंबर 1 पे प्रेसिडेंट रहते। तो देयर विल बी नंबर 1 प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, फॉलोड बाय नंबर 3 इफ देयर इज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। किसी जमाने में ये भी एक पोस्ट रहता था, कभी कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर में तो होम मिनिस्टर आते हैं। ये क्या कहते हैं हम, ये हायरार्की। नीचे कहीं तो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं, तो हम क्या ऐसा कहेंगे क्या कि अरे वो लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो इंसान लेस इंपॉर्टेंट है, वैसा नहीं है। लेकिन ये पावर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उस हिसाब से ये हायरार्की एस्टेब्लिश किया गया और आप इस हायरार्की को तोड़ नहीं सकते। Whenever you are classifying in an organism, compulsorily the classification has to go in this sequence, in this order only. इसमें और एक चीज मुझे अभी याद आ रही है, वो ऐसी है कि as we move from here to here, from this step to this step, this step to this step, each level is called as टैक्सॉन। यहाँ पे देखिए, आपने ये वर्ड स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी देखे। हम जब इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स इज व्हेन देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ an organism depending on certain similarities, differences, as well as depending on the ancestry of that organism. That is systematics. हम जब इन क्लास मिलेंगे तब मैं आपको ये कुछ डेफिनेशन, सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा या इसका रिपीटेशन बाद में हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। मूविंग अहेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर with respect to biological classification is what is called as the process of
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों को ये पता है, स्टैंडर्ड 9 में आपने ये काफी डिटेल में स्टडी किया होगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड universal a universal scientific name to any living organism। ये गड़बड़ कैसा था देखिए, सपोज you are living in some other country, okay, suppose you are living in South Africa, I am living here in India, you are working on some organism, आप किसी प्लांट पे काम कर रहे हैं, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली मैं इंडिया में उसी प्लांट पे काम कर रहा हूँ, उसी प्रकार का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे मैं भी काम कर रहा हूँ। आप लेट्स से तुलसी का पौधा रहता है, आप तुलसी के पौधे पे काम करें, मैं भी तुलसी के पौधे पे काम कर रहा हूँ। लेकिन कल अगर आपको और मेरा कम्युनिकेशन हुआ, मैं क्या बताऊंगा आपको, अरे आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लांट इन आवर नेटिव लैंग्वेज, वी कॉल इट एज तुलसी। अभी आपको क्या समझेगा? हिंदी आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हिंदी आपका मदर टंग होने वाली है। फिर आप उधर से मुझे बताएंगे कि अरे आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्लांट इन आवर नेटिव लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड एज दिस दिस दिस। अभी आप देखिए वर्ल्ड ओवर अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली उनका स्टडी एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। सही है ना? अरे मैं तुलसी पे काम कर रहा था तो मुझे उसके लिए ये प्रॉपर्टीज मिली, दूसरा बोलेगा अरे कितनी अच्छी बात है, मैंने तो इसका स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं जब तुलसी का स्टडी कर रहा था तो मुझे ये 2-3 नए प्रॉपर्टीज मिली। दोनों एक साथ मिलकर कितना अच्छा वर्क डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का चलन जो था वो लोकल लेवल पे अलग अलग था। आप आपके प्रदेश में उसको कुछ और कह रहे हैं, मैं मेरे प्रदेश में उसको कुछ और कह रहा हूँ। इसकी वजह से कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रहा है। तो अल्टीमेटली द नीड वाज देयर टू हैव अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉमन नोशन कि किस प्रकार के नाम ऑर्गेनिजम्स को देने चाहिए, जिनको हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं। ये कैसा है देखिए, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक यू नो आपके फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए, समझ रहे हैं? ओके, जैसा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसा मैं सोच रहा हूँ 1 kg, मेरे पास एक हनी है जो ओरिजिनली न्यूजीलैंड का हनी है, ओके, तो इट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन न्यूजीलैंड। तो उस पे कहीं तो भी एक जगह पे लिखा हुआ है 1 kg। अभी न्यूजीलैंड में बैठे हुए इंसान को भी समझता है 1 kg क्या है, इंडिया में बैठे हुए इंसान को भी समझता है 1 kg क्या। और ये यूनिट जो है 1 kg, आपने उस बॉटल को न्यूजीलैंड में उसका वजन किया, इफ यू वेट देयर और इफ यू वेट हियर, इट इज गोइंग टू बी 1 kg एंड इट इज गोइंग टू मीन द सेम। ये आसान हो गई। इसलिए यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं तो भी 1 लीटर लिखा हुआ होगा, कहीं तो भी 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा, ओके, कहीं तो भी 430 वोल्ट्स लिखा होगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। 10 किलो का मतलब इंडिया में भी वही है, इंग्लैंड में भी, क्योंकि ये कैसे है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स है। उसी प्रकार से ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल एम्स जो है वो भी स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, ये अल्टीमेटली लोगों को ध्यान देंगे। और इसकी पहल जब हुई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो किया गया, काफी सारे लोगों ने ये काम की शुरुआत की थी, लेकिन द मेजर वर्क वाज डन बाय, एंड यू नो दिस मैन, कार्लस लिनियस, या कुछ बुक्स में कार्ल लिनियस ऐसा भी दिया, इट डजंट मैटर, बट दिस इज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम, और ऐसा साइंटिफिक नेम जो आप अफ्रीका में है, आप ऑस्ट्रेलिया में है, आप यूके में है, आप यूएसए में है, आप इंडिया में, इट डजंट मैटर,
that scientific name should be universally used and accepted. ये चलन इन्होंने शुरू किया, कार्लोस लिनियस। अभी ये लिनियस ने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरू किया तो उन्होंने उसके कुछ रूल्स बनाए। उन्होंने क्या बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका साइंटिफिक नेम जो है इट शुड हैव द साइंटिफिक नेम शुड बी गिवन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में दिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय एंड 2, जिसमें एक पार्ट है जेनेरिक नेम या उसको कहते हैं जीनस, और दूसरा पार्ट रहेगा स्पेसिफिक नेम या उसको कहते हैं स्पीशीज। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया जीनस एंड स्पीशीज। पहली बात ये है। दूसरी बात, उन्होंने काफी सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं आपको जस्ट आपके लेवल पे जितना पता रहना चाहिए मैं आपको वो बताऊं। कोई भी साइंटिफिक नेम ये 2 पार्ट्स में रहना चाहिए। पहला पार्ट है जीनस, दूसरा पार्ट है स्पीशीज, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। ये नाम जो रहेंगे, द नेम्स, दीज साइंटिफिक नेम्स शुड ऑलवेज बी इन लैटिन लैंग्वेज और इन ग्रीक लैंग्वेज। समझ रहे हैं? ओके, ये और एक इंपॉर्टेंट उन्होंने रूल बनाया था। मूविंग अहेड, इन्होंने, मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन देयर वाज सम रेस्ट्रिक्शन ओवर द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दैट विल बी यूज्ड टू गिव नेम एट जेनेरिक लेवल एंड स्पीशीज लेवल। एक इन जनरल ऐसा बताया गया था कि आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, उसका जेनेरिक नेम जो है उसमें 3 से ज्यादा अल्फाबेट मिनिमम रहना चाहिए, 3 और मोर देन 3। स्पीशीज नेम का भी वैसा ही था, और 12 से ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं रहना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नाम भी नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं? ओके, फिर आगे जाके और एक था कि द नेम साइंटिफिक नेम जो है इट शुड बी प्रिंटेड इन द इटैलिक्स फॉन्ट। अभी आप कंप्यूटर वाइज आप मुझसे ज़्यादा लिटरेट है ऐसा मुझे लगता है, आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की अलग अलग चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझती है, यू कैन हैंडल इट मच बेटर इज माई अंडरस्टैंडिंग। उसमें अगर आपने कभी भी वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह देखा होगा तो आप देखिए, आपने नॉर्मल टाइप करने के बाद भी आप उसको थोड़ा इटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ में अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम आया तो वो प्रिंट करते टाइम आपको थोड़ा टेढ़ा कर प्रिंट करना पड़ता है, इटैलिक फॉर्म में प्रिंट। उसके पीछे रीजन क्या है, कोई पैराग्राफ अगर साइंटिफिक राइटिंग का कोई पैराग्राफ अगर देख रहे हैं आप, तो ये इटैलिक फॉन्ट में कोई भी नाम देखा तो आपकी नजर चलती जाएगी उसमें। रेगुलर इंग्लिश राइटिंग से ये थोड़ा सा अलग है, ये जल्दी ध्यान में आएगा। इसलिए ये कंपलसरी है कि अगर प्रिंटेड फॉर्म में है कोई भी साइंटिफिक नेम, अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो इट शुड बी इन इटैलिक्स। फिर टेक्स्ट बुक में दिया है तो इटैलिक्स में है। सपोज इफ इट इज हैंड रिटन, सपोज मैंने आपको ऐसा होमवर्क दे दिया कि चलो टेक्स्ट बुक में ये जो अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो नेम प्रिंट किए गए हैं, एक्चुअली वो हमारे टेक्स्ट बुक में इटैलिक्स में प्रिंटेड हो गए। तो मैंने अगर आपको पता है कि चलो आप लिखो उसको, होमवर्क में आज यही कर रहे हैं कि ये चैप्टर में जितने साइंटिफिक नेम्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो भी नेम्स प्रिंटेड है, चलो हमको वो हैंड रिटन लिखने हैं हमारे नोटबुक में। तो क्योंकि टेक्स्ट बुक में इटैलिक्स में लिखा हुआ है तो हम हमारे नोटबुक में भी ऐसा टेढ़ा नहीं लिखने वाले उसमें। आपका नॉर्मल हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता, हम टेढ़ा लिखेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हैंड रिटन अगर करना है आपको साइंटिफिक में
the two parts should be underlined separately. टू पार्ट्स हैं कौन से, मैंने आपको बताया, कोई भी नाम अगर आप लिख रहे हैं तो एक पार्ट उसका जीनस नेम है, दूसरा पार्ट उसका स्पीशीज नेम है। तो आपने जीनस नेम लिखा, आपने उसका स्पीशीज नेम लिखा, लिखने के बाद आप जीनस नेम को एक अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद स्पीशीज नेम को दूसरा अंडरलाइन। बच्चे ही नहीं, मैंने देखा है कई सारे टीचर्स भी यहाँ पे गलती करते। समटाइम्स व्हाट दे डू, start with the genus name and they draw a continuous line till the species name. ये गलत है जहाँ, that is wrong. कुछ लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स हैं तो ऐसा जीनस टू स्पीशीज कंटिन्यूस ड्रॉ करेंगे और फिर से एक जो लाइन ड्रॉ किया गया उसके नीचे और एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी गलत है। दो बार डबल लाइन ड्रॉ करो, ऐसा किसी ने बोला नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, जीनस को अंडरलाइन करेंगे, फिर स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे फिर से एक बार अंडरलाइन करेंगे, डबल डबल अंडरलाइन। मैंने कुछ बोला तो बोलते सर सेपरेटली किया हुआ है। अरे इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेपरेटली, सिंगल अंडरलाइन रहना चाहिए, सेपरेट अंडरलाइन। कुछ लोगों को आर्ट्स का बहुत शौक रहता है, डिजाइन्स का बहुत शौक रहता है, तो वो ऐसा जीनस में लिखेंगे, स्पीशीज में लिखेंगे, फिर नीचे ऐसा 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 मस्त डिजाइन निकालेंगे उसमें। देखिए ये हम कोई शादी का इनविटेशन नहीं बना रहे आपके, समझ रहे हैं? ओके, देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स when it comes to the way genus and species name are to be printed or when they are being handwritten, तभी क्या करना चाहिए, इसके रूल्स जो है वो बड़े स्पेसिफिक है, बड़े स्ट्रिक्ट। यू एंड आई वी नीड टू फॉलो। आगे जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म का आप साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं, वो साइंटिफिक नेम लिखने के बाद हमें जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम, ये दोनों हमने लिखे, हमने उनको सेपरेट अंडरलाइन किया। ये सेपरेट अंडरलाइन करने के बाद आपको उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ये साइंटिफिक नेम किसने दिया था, सबसे पहले उस ऑथर का नाम लिखना पड़ता है। और वो कैसा लिखा जाता है, जैसा अभी कार्लस लिनियस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लिनियस ने लगभग ऑलमोस्ट पाँच 5,000 से ज्यादा प्लांट्स और 4,000 से ज्यादा एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स लिनियस ने तय किए थे, उसने डिस्क्राइब किया। समझ रहे हैं? तो सपोज आप ऐसा सोचिए कि उसमें से किसी ऑर्गेनिज्म का हम नाम लिख रहे हैं, पहले हमने उसका जीनस नेम लिखा, फिर हमने उसका स्पीशीज नेम लिखा, क्योंकि वो हैंड रिटन है तो हमने उसको सिंगल अंडरलाइन और सेपरेट अंडरलाइन किया, और उसके बाद हमको उसका ऑथर मेंशन करना है, हमको ये बताना है कि बाबा ये जो साइंटिफिक नेम है ये लिनियस ने दिया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसके आगे लिखते हैं ये इटैलिक्स में वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है? ओके, कभी कभी पूरा नाम लिखा जाता है या फिर कभी कभी उसका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म लिखना तो आपको आगे डॉट देना पड़ता है, नहीं तो जब रेगुलरली आप साइंटिफिक राइटिंग्स कर रहे हैं तो हर बार आप इस स्पीशीज का नाम लिखते टाइम आगे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एल डॉट भी लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे। ओके, लोग समझ जाते कि अच्छा एल का मतलब लीनियस है, लीनियस ने इस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया है। समझ रहे हैं? ओके, मूविंग अहेड, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। आप साइंटिफिक नेम जब दो पार्ट्स में लिखते हैं, जनरली एक रूल ऐसा है कि उसका जो स्पीशीज नेम लिख रहे हैं आप,
वो स्पीशीज नेम कुछ इस तरह से रहना चाहिए कि वो स्पीशीज नेम सुनने के बाद जो स्टूडेंट है या जो भी व्यक्ति है जो उस स्पीशीज नेम को सुन रही है, उस व्यक्ति को उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी जिस ऑर्गेनिज्म का वो नाम है, उस ऑर्गेनिज्म की कोई विशेषता समझ आ जाए, ऐसा जनरली स्पीशीज नेम लिखा जाता है या डिराइव किया जाता है। मैं आपको कल जब इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, अगले लेक्चर में जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आएगा। आज आपको सिर्फ ये रूल्स बाय हार्ट समझ रहे हैं आप? ओके, आगे जाकर जैसा इंडिकेटर यानी कैसा, देखिए अभी अपने एरिया में ये अलग अलग प्रकार के होटल्स हैं। ये साउजी होटल्स का मैं जब देखता हूँ तो साउजी होटल के आगे कभी तो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है उमरेड वाले। उमरेड अपना एरिया आपको पता है, ओके। तो साउजी में भी व्हाट आई एम टोल्ड इज some of them they specifically the masala that they use, the masala is something that was originally developed in Nagpur, and within Saudi there is another type of masala that is used which was originally developed by people who are living in Umred. तो आप जब किसी साउजी रेस्टोरेंट का नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके आगे ब्रैकेट में उमरेड वाले ऐसा सुनते हैं, तो उमरेड वाले से आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। स्पीशीज नेम भी ऐसा ही रहना चाहिए। स्पीशीज नेम जनरली ऐसा दिया जाता है कि उससे हमें उस ऑर्गेनिज्म की एटलीस्ट एक तो कोई विशेषता समझ में आ जाए। इसके आगे और एक रूल है। रूल ऐसा है कि आप अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट रहेगा, एनिमल रहेगा, व्हाटएवर, आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव नोट लिख रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अगर आप बार बार उस पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हैं, आप सपोज कोई ऐसे लिख रहे हैं किसी प्लांट, तो उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बार बार अगर आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमेशा पूरा नेम लिखा जाए। आप जब वो पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या आप जब वो आर्टिकल शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में ही आपने उसका कंप्लीट जीनस नेम लिखना चाहिए, आपने उसका कंप्लीट स्पीशीज नेम लिखना चाहिए। अगर ये प्रिंट किया गया है तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, अगर हैंड रिटन है तो हम सिंगल और सेपरेट अंडरलाइन देंगे। उसके आगे हम ये भी मेंशन कर रहे हैं, ओके, ऑथरशिप। अभी इसमें दो चीजें हमको पता रहनी चाहिए। पहली बात, जीनस नेम of any organism should always start with a capital letter, always a capital letter। जीनस नेम की बात कर रहा हूं। But keep this in mind, only the first letter and that too only of the generic name। स्पीशीज नेम जो है, स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम में, जीनस नेम में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए, बाकी सब स्मॉल अल्फाबेट्स रहना चाहिए। स्पीशीज नेम में एवरीथिंग हैज टू बी इन स्मॉल लेटर्स। समझ गया? ओके, किसी भी प्रकार का कैपिटल अल्फाबेट आप स्पीशीज नेम में नहीं लिख सकते, पहली बात ये। समझ रहे हैं आप? दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और उसमें किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम आपको बार बार मेंशन करना पड़ता है, बार बार मेंशन करना पड़ता है, तो हर बार पूरा जीनस नेम और पूरा स्पीशीज नेम लिखने की जरूरत नहीं रहती। आपने इनिशियल स्टार्टिंग में एक दो बार अगर उसको मेंशन कर दिया, एक्चुअली सिर्फ एक बार किया फुल तो भी चल जाता है, उसके बाद आप जितनी बार उस नेम को मेंशन करेंगे और रिपीट करेंगे, व्हाट यू कैन डू इज, उसका जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम जिस अल्फाबेट से शुरू होता है, नेचुरली वो पहला अल्फाबेट आप कैपिटल में रखेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटल लेटर जेनेरिक नेम का लिख सकते हैं। सिर्फ वो लेटर लिखने का
उसको एक डॉट देने का, उसको अंडरलाइन करने का अगर वो हैंड रिटन है। और उसके बाद स्पीशीज नेम लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ किसी प्लांट पे और उस प्लांट का नाम मुझे 10 बार लिखना है, तो एटलीस्ट पहली बार मैं उस प्लांट का पूरा नाम लिखूंगा, जीनस नेम लिखूंगा मैं उसका पूरा। उस जीनस नेम में जो पहला अल्फाबेट रहेगा वो मैं कैपिटल रखूंगा, बाकी सब मैं स्मॉल रखूंगा। मैं स्पीशीज नेम उसका पूरा लिखूंगा, लेकिन पूरे के पूरे स्मॉल लेटर्स। वो अथॉरिटी, वो नाम किसने दिया था उस प्लांट को सबसे पहले बार मैं वो मेंशन करूंगा। प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट करूंगा, हैंड रिटन होगा तो मैं सिंगल और सेपरेट अंडरलाइन दूंगा। लेकिन उसके बाद उस आर्टिकल में 10 बार 12 बार जितनी भी बार वो उस प्लांट का नाम रिपीट हो रहा है, मैं अगली बार क्या करता हूँ, पूरा जीनस नेम नहीं लिखता, मैं सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल में लिखता हूँ और डॉट दे देता हूँ, स्पीशीज नेम पूरा इटैलिक्स में प्रिंट करता हूँ, हैंड रिटन होगा तो सिंगल सेपरेट अंडरलाइन। समझ रहे हैं आप? ओके। ऐसे काफी सारे अलग अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहने चाहिए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपने क्या करना चाहिए, आज ये वीडियो को यहीं पे थोड़ी देर पॉज करके स्टॉप करके आपने ये आपके बुक में एक बार लिख लेने चाहिए और 2-3 बार उनको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद हाउ बाय यूजिंग दीज रूल्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको साइंटिफिक नेम कैसे दिया गया, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करके ये हमको अगले लेक्चर में देखना है। ठीक है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में डायरेक्टली साइंटिफिक नेम देना शुरू करूंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सर ने ये ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा, ये बीच में LINN है, ये कौन है, ये ऐसा अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, सिंगल पूरा अंडरलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने ये 2-3 एटलीस्ट सिंगल टाइम यू शुड राइट इट डाउन इन योर बुक एंड मे बी यू कैन रिवाइज इट एंड रिपीट इट 2-3 टाइम्स। प्लस हमारा अगला लेक्चर जब आपको जब लिंक मिलेगा, आज का तो लिंक मिलेगा ही आपको, लेकिन इसके बाद के लेक्चर का जब आपको लिंक मिलेगा, बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दैट लिंक, बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग माई नेक्स्ट लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू शुड वंस गो थ्रू ऑल दीज रूल्स। एक 5 मिनट 7 मिनट का ये पार्ट आपने अर्लियर लिंक पे देख लेना चाहिए, या आपने जो लिखा था वो पढ़ लेना चाहिए, एंड देन यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी पोस्टेड लिंक। समझ रहे हैं आप? ओके, इट विल बी, और ये आपको सिर्फ अगले 2 साल नहीं, ये आपको पूरी उम्र, अगर आप कंटिन्यूसली बायोलॉजी के फील्ड में रहने वाले तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये हेल्प करने वाला है। Okay, I hope you are enjoying the lectures. Stay home and stay safe. Thank you.